हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं लेने वाली हूँ एसपी का सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 11th स्टैंडर्ड का 6 चैप्टर डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। इसके पहले हमने हमारे पिछले चैप्टर में यानी कि 5th चैप्टर में अपना मेंबर्स ऑफ अ कंपनी मतलब मेंबर्स कैसे बनते हैं कंपनी के, देन डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज देखी, सेक्रेटरी क्या होता है वो देखा है। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ अ कंपनी मतलब डायरेक्टर्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं डायरेक्टर्स के बारे में, देन की मैनेजर पर्सनल के बारे में और डिस्टिंक्शंस के बारे में है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़कर भाग मत जाइएगा। ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है? As we have already learned that company has a unique feature of separate ownership and management. Okay, as we have already learned that company has a unique feature of a separate ownership and management. कंपनी जो होता है हमने हमारे पिछले लेसन्स में भी देखा है कि ये एक यूनिक आइडेंटिटी उसको मिल जाता है। जैसे कि हम एक इंसान है, हमें हमारा बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है कि हम इस दुनिया में, इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह से जो कंपनी है उसके अंदर ब्लड एंड फ्लैश तो नहीं है, जिंदा इंसान, जीता जागता इंसान तो नहीं है वो, लेकिन उसे बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं मिल सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका इनकॉर्पोरेशन करते हैं, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्रार के पास जाके, जिसकी वजह से उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसको एक लीगल एंटिटी मिल जाती है। मतलब जैसे हमें एक आइडेंटिटी मिली है एज अ पर्सन, उसे भी एक लीगल एंटिटी मिल जाती है जिसके ऊपर केस भी किया जा सकता है और वो खुद भी किसी और के ऊपर केस कर सकता है। हालांकि वो जीता जागता इंसान नहीं है, उसके बदले जो उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, उसके फाउंडर मेंबर्स हो गए, उसके ओनर्स हो गए, उसके डायरेक्टर्स हो गए, वो उसकी जगह पे काम करते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं। whereby shareholders are its owners and directors are its managers। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर लो कि यहाँ पर दो इसमें बांटा गया है, एक है ओनर्स और एक है मैनेजर्स। ओनर्स क्या होते हैं, हमारे पिछले वीडियो में भी हमने देखा है। ओनर्स वो होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं। ओके, और वो किसके पास होते हैं इक्विटी शेयर? फाउंडर मेंबर्स के पास। फाउंडर मेंबर कौन होते हैं? ये वही होते हैं जिनको मेन आइडिया आता है कंपनी को बनाने का, क्रिएट करने का, जो सारे मेहनत करते हैं कंपनी को बनाने में। ओके, जो अपना घर का पैसा लाके कंपनी की शुरुआत करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेजोन का कंपनी हो गया, उसे किसने शुरू किया है? जेफ बेजोस ने, इजंट इट? तो उसने उसके घर से पैसा लाया और सब कुछ उसने क्रिएट किया, तो वो तो उसका ओनर हो गया एट प्रेजेंट। हालांकि उसने उसका ओनरशिप या इक्विटी शेयर किसी और को चलो थोड़ा बहुत दे दिया रहेगा, वो सिर्फ कहने के लिए अभी ओनर है, अभी बस उसके पास थोड़े ही शेयर्स रहे हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं जिनके पास मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो होते हैं शेयर होल्डर्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ओनर्स कहेंगे। ओके, और डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो डे टू डे वर्किंग कंपनी का संभालते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज मैनेजर्स। मैनेज करते हो पूरा कंपनी का वर्किंग। ओके, ऑल्सो एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट नीड्स अ ह्यूमन एजेंसी टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स वर्किंग एंड डे टू डे अफेयर्स। वही जो मैंने आपको बताया, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब जीता जागता इंसान नहीं है कंपनी। उसे चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स चाहिए, इंसान चाहिए जो उसका वर्किंग कंट्रोल करे और अच्छी तरह से स्मूथली कंपनी को चलाए। फॉलोइंग आर द रीजंस विच लीड्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ओनरशिप और मैनेजमेंट में क्या फर्क है। ओनरशिप मैंने आपको अभी हल्का सा आइडिया तो दे दिया है, चलिए आगे और देखते हैं। इट इज अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस, है ना। और बिजनेस और कंपनी जो होती है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है ना। तो इट इज़ अ वास्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ए वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब बहुत बड़ा इस पे उसका बिजनेस होता है, उसे बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का भी। ओके, देन लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर स्कैटर्ड ऑल ओवर एंड देयर बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बाय देम इज इम्प्रैक्टिकल। अभी जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है कितने होंगे?
अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि पब्लिक पब्लिक कंपनी में कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में 2 रहेंगे। आई एम एक मिनट, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए और 7 चाहिए। प्राइवेट में कम से कम 2 में भी हो जाता है, पब्लिक में 7 मेंबर्स चाहिए, है ना। और जो 1 पर्सन कंपनी में 1 बंदा चाहिए। अभी इतने कम लोग मिलके अगर वो वास्ट पैमाने पे बिजनेस बढ़ाते हैं, मीन्स ऑल ओवर सपोज इंडिया उनके ब्रांचेस खुल जाते हैं, लेकिन वो इतने कम लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगे, क्योंकि उनको कितना लोगों को टारगेट करना है। टारगेट करना मीन्स उतने सारे कस्टमर्स हैं उनके, उनको सेटिस्फाई करना है। तो अकेले ये 7 लोग, 2 लोग और 1 इंसान, या ऐसे जो लोग होंगे वो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। उसके लिए वो क्या करेंगे, अपना मैनेजमेंट को बढ़ाएंगे। और ये एक इम्प्रैक्टिकल बात है कि कोई बस 1 इंसान या 4-5 मिल के पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा बिजनेस चलाना एक बहुत ही मुश्किल बात है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन डिसइंटरेस्ट ऑन पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स द मैनेज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। अभी शेयर होल्डर्स जो है वो तो है, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स है वो काफ़ी अपनी दिलचस्पी लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे। कुछ लोग तो बस उनके पास पैसा होता है तो इन्वेस्ट कर देते, लेकिन या तो उनके पास ज़्यादा होशियारी नहीं होती है बिजनेस को चलाने के लिए, या फिर बस बाबा हमने डाल दिया पैसा, अभी आपको क्या करना है करो, हमको बस रिटर्न्स चाहिए, ऐसे भी होते हैं। Incapability in terms of qualification and inability on part of most of shareholders to manage company। अब ये भी एक बात है कि सब लोग इतने भी क्वालिफाइड नहीं होते कि अपने हर एक बिजनेस से के हर एक पार्ट में अपना दिमाग या ब्रेन लगाकर उससे सक्सेसफुली अच्छी तरह से आगे कंडक्ट कर सके उसकी एक्टिविटीज़ को। बहुत सारे मैनेजरल कहेंगे आप सेक्टर्स होते हैं, लाइक फाइनेंशियल साइड हो गया उसका, देन मैनेज डे टू डे अफेयर्स, या प्रोडक्ट बनाने का एक हो गया, प्रोडक्ट बना तो लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, कस्टमर तक पहुंचा, उसके बाद में उसकी जो कंप्लेंट्स आती है कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। तो एक बंदे का बात है ही नहीं है कि ये सब जगह से अपने काम कर सकेगा। इसके लिए हर एक फील्ड में वेल क्वालिफाइड लोग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस नीड्स ह्यूमन बींग्स टू लुक आफ्टर इट्स फंक्शनिंग एंड डे टू डे एक्टिविटीज़। ये पहले भी बताया मैंने आपको, है ना। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई जीता जागता इंसान है नहीं, तो उसके लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होगी उसका डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड अफेयर्स करने के लिए। इन एनी अदर केस शेयर होल्डर्स our owners would have fulfilled this duty, but we have already discussed the reason why they cannot. Then so company needs a setup structure to manage and organize its activities। अभी जो कंपनी है उसको एक प्रॉपर सेटअप स्ट्रक्चर चाहिए उसकी एक्टिविटीज चलाने के लिए। तो हायरार्की ऑफ कंपनी मैनेजमेंट अभी कैसा रहेगा, सबसे टॉप पर जो होंगे वो शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स मतलब कौन, फाउंडर मेंबर्स होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास होंगे, जो ओनर्स कहलाएंगे कंपनी के। उनके हाथ के नीचे कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करेंगे, ओनर्स को जाके, कि देखो ये काम हो रहा है कंपनी में, ओके, और ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब कुछ रिपोर्ट उनको शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ के नीचे कौन होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स मींस सीईओ। मैनेजिंग डायरेक्टर्स ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेंगे, और ये लोग किसे रिपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर कौन रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के हाथ नीचे बहुत सारी कैटेगरीज है, छोटे छोटे मैनेजर्स होंगे ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे कि CFO मैनेजर, देन COO मैनेजर, CLO मैनेजर, CTO मैनेजर, CMO मैनेजर, CS मैनेजर। अब ये लोग क्या है, CFO मैनेजर का मतलब अकाउंट टर्म्स, मतलब अकाउंट से रिलेटेड जो भी रहेगा, खर्चे के बारे में, फाइनेंस के बारे में, क्या पेमेंट्स के बारे में, देन रिसिप्ट्स के बारे में, ये सब कौन देखेगा, CFO मैनेजर। देन COO मैनेजर क्या करेगा, रीजनल टर्म्स के, मतलब रीजनल के हिसाब से, मतलब कौन सा रीजन है जहाँ पर हम उससे रिलेटेड मीन्स कोई कौन से एरिया से हमें गोडाउन कम रेट में मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है, हमारे कस्टमर कितने पास होंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट्स उन तक जल्दी पहुंच सके, एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है ताकि हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव कर सके। पता चला नमी है और नमी के अंदर हमारा प्रोडक्ट खराब होता है, तो ऐसी भी जगह नहीं चाहिए। मतलब वो सब कुछ कंसिडर करके यहाँ पर उन्हें वर्क करना होगा। देन CLO मैनेजर मतलब स्टोर्स
मैनेज स्टोर टर्म, मतलब यहाँ पर इनको इनकी इन्वेंट्री की तरफ ध्यान देना होगा। कम ज़्यादा है, अगर कम है तो वापस स्टॉक मंगा लो, स्टॉक्स हमेशा रेडी रखो डिमांड के हिसाब से। ओके, देन सीटीओ मतलब टेक्निकल टर्म्स, कुछ मशीनरी अगर आप यूज़ कर रहे हो और मशीनरी में अगर कुछ बिगड़ा होता है तो उसकी तरफ ध्यान दो, उसका मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दो, मशीनरी को चलाने के लिए जो लोग हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उन्हें प्रॉपर सैलरी दो। ये सब कुछ कौन देखेगा? टेक्निकल में। देन मार्केटिंग के अंदर अब एक प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन लोगों तक पहुंचाना तो है। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप लोगों तक पहुंचोगे ही नहीं, कस्टमर तो को आइडिया ही नहीं दोगे आपका, आपके एग्जिस्टेंस का तो बिजनेस चलेगा कैसे? उसके लिए की क्या ज़रूरत होती है? मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इस मैनेजर का काम होगा मार्केटिंग की तरफ ध्यान देना। और सीएस मतलब सीएस की टीम होगी, मतलब सेक्रेटरी भी हम कहेंगे। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करेगा कंपनी सेक्रेटरी कि सब कुछ काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो उन्हें गाइड करो, और नहीं हो रहा है तो ऊपर अपने जो ऑफिसर्स है उनको अपनी बात आगे रखो। Then its top level management comprises of the board of directors, which is a group of directors। वही मैंने आपको जो बताया ये वही बताया उन्होंने। देन डायरेक्टर क्या है, मीनिंग देख लेते हैं उसका। एज पर सेक्शन 234 ऑफ द एक्ट। अभी ये जो सेक्शन होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। गलत आप लिखो नहीं, लिख नहीं सकते। अगर गलत लिखोगे तो ये लॉ के हिसाब से ये पूरा डिजाइन किया रहता है सेक्शन एंड ऑल। या तो लिखो ही मत, अगर याद नहीं आ रहा है तो गलत मत लिखो, और याद है तो फिर लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, ओके। तो सेक्शंस जो है हमेशा सही लिखना। एज पर सेक्शन 234 ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। Simply asking, director is a person appointed to manage, direct and supervise the affairs of the company। वही उनका जो काम है, डे टू डे अफेयर्स ठीक से स्मूथली चल रहा है कि नहीं वो ध्यान देने का। Provisions and rules with respect to appointment of a director। Section 149 of the act states the following। अब ये सेक्शन के अंदर और सेक्शन, ओके, और सेक्शन 149 क्या बोलता है? प्रोविजन एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, ओके। फर्स्ट, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। इट मीन्स अ बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन और फर्म कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब अभी हमारी कंपनी तो है, अभी हमारी जो कंपनी है वो खुद ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी आर्टिफिशियल पर्सन चलाने के लिए एक और आर्टिफिशियल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। एक जीता जागता इंसान विद ब्लड एंड फ्लैश, ह्यूमन बीइंग चाहिए हमको, जो एक डायरेक्टर की पोजीशन हम देंगे उसे, ओके। देन एक इंसान की ज़रूरत है, ओके। देन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अभी कितने डायरेक्टर्स हमें चाहिए? देन टाइप ऑफ कंपनीज, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होंगे, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होंगे, और 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होगा, ओके। ये आपको ध्यान में रखना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए हमको, प्राइवेट में 2, और 1 पर्सन में तो 1 ही होता है, तो वही सब कुछ रहेगा, ओके। 1 पर्सन में 1 चाहिए। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? अप टू 15 डायरेक्टर्स आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड। इफ अ कंपनी रिक्वायर्स मोर देन 15 इट शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी मिनिमम कितने डायरेक्टर्स की हमको ज़रूरत होंगी? 50, मतलब कम से कम, मैक्सिमम सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-15 डायरेक्टर्स आप रख सकते हो। मीन्स कम से कम तो 3 बताए गए हैं पब्लिक में, प्राइवेट में 2, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको चाहिए, बहुत ही बड़ा बिजनेस फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको डायरेक्टर्स की, तो 15 रख सकते हो। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसके अंदर फिर आप कर सकते हो। प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर। अभी यहाँ पर भी वुमेन लोगों का ख्याल रखा गया है ना, लाइक वो वुमेन एम्पावरमेंट। तो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर की हमको उनको ज़रूरत होगी, वो उन्हें रखना होगा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 31 मार्च से 1 अप्रैल तक की, है ना। तो अभी ये जो इतना पूरा ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर एटलीस्ट, मतलब ये पूरा साल ही पकड़ लो, इसके साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। अभी 365 डेज के अंदर एक डायरेक्टर जो होगा वो एटलीस्ट इंडिया में, मतलब ये इंडिया की बात कर रहे हैं ना हम, तो इंडिया में 182 डेज उसने गुजारे रहने चाहिए इंडिया के अंदर, ओके।
तभी वो उसको डायरेक्टर का पोजीशन दे सकते हैं। पता चला वो अगर फॉरेन में भी बिजनेस फैला हुआ है, बहुत सारा टाइम अगर वो फॉरेन में बिता रहा है, इंडिया में नहीं बिता रहा है, तो उसको उसका कैंसिल भी हो सकता है डायरेक्टर का जो पोजीशन है। ओके, ये 182 डेज, ये ध्यान रखिए आप। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Every listed public company should have 1/3 of its board as independent director. Then a person is allowed to hold directorship of maximum 20 companies at the same time. अभी एक बंदे के पास कम से कम 20 कंपनीज हो सकती है, ओके, डायरेक्टर की पोजीशन के साथ। The act also states that maximum number of public companies in which a person can be a director is 10 only. The act also states that maximum number of public companies in which a person can be director, और जो public company है मीन्स वो रिलेटेड टू गवर्नमेंट हो जाती है, तो कम से कम वो 10 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, हु कैन बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देख लेते हैं। द पर्सन शुड फुलफिल दीज 2 कंडीशंस टू बी एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर। फर्स्ट, ओनली एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप, पहले तो एक इंसान ही होना चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। दूसरा, पर्सन शुड हैव बीन अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, DIN जिसे बोलते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ये 2 क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर की कंपनी के लिए। डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ध्यान में रखिए। ओके, अब ये DIN क्या चीज़ है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या चीज़ है, तो नया ही सुन रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और पर्सन इंटेंडिंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अभी जैसे कि आपको पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना, तो उसी टाइप में ये भी एक कार्ड ही होगा जिसके ऊपर कुछ नंबर दिए गए होंगे जो एक यूनिक होंगे, जो आपके पास है तो वो किसी और के पास नहीं होगा। ओके, यूनिक का मतलब होता है सिर्फ आपके पास है, एक ही चीज़ रहती है उसकी बनी हुई। इट इज़ कंपल्सरी टू एक्वायर DIN बार एवरी डायरेक्टर, मतलब हर डायरेक्टर के पास होना ही चाहिए। ओनली ए सिंगल DIN इज नीडेड बाय एन इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिक्टेटरशिप हेल्ड बाय हिम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, भले एक बंदा 20 कंपनीज में डायरेक्टर की पोजीशन संभाले हुए है, लेकिन उसके पास ज़रूरी, उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 कंपनीज के उसके पास 20 आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ऐसा नहीं चलेगा। उसके पास एक ही DIN होगा। जैसे आपके पास एक ही आधार कार्ड है, वैसे इसके पास भी एक ही DIN होना चाहिए। ओके, वो एक ही DIN के ऊपर वो 20 कंपनी से ऊपर काम कर सकता है। On resignation of a person as a director of a company, DIN should be cancelled. DIN is obtained through an online process of filing an application which includes photograph, proof of residence, etc., duly attested by a notary, gazette officer, कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा। अब ये DIN तो है चीज़, हमको समझ गया, लेकिन अब ये मिलेगा कैसे, तो इसका एक ऑनलाइन वेबसाइट होगा जहाँ पर जाके इन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी पूरे डिटेल्स देनी होगी। और डिटेल्स क्या रहेगी, उसमें उनको एक फ़ोटो डालना पड़ेगा, देन जहाँ पर वो रहते हैं एड्रेस डालना पड़ेगा, और उसको अटेस्ट करना पड़ेगा, अटेस्ट करवा के लेना पड़ेगा। कहाँ से कराओगे, नोटरी से कर सकते हो, जो लॉयर होते हैं, जो नोटरी पास आउट हो जाते हैं, तो वो नोटरी से करवा सकते हैं। गैजेट ऑफिसर मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन पे जो टॉप के लेवल पर जो ए ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं टॉप के, उनसे अटेस्ट करवा के ले सकते हो, या कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उससे भी करवा सकते हो। DIN इज़ अ प्री रिक्वेजिट फॉर ई फिलिंग ऑफ कंपनीज डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये कंपनी के जो डॉक्यूमेंट जब हम सबमिट करने जाते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, याद है कि आपको वो लेसन में, तो वहाँ पर हमको डायरेक्टर्स का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, वहाँ पर ये DIN सबमिट करना पड़ेगा। ओके, एवरी डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड बाय अ डायरेक्टर शुड मेंटेन हिज DIN अलॉन्ग विथ हिज नेम। अभी जहाँ पर भी डायरेक्टर अपने कंपनी से रिलेटेड या अपने अपने पोजीशन से रिलेटेड किसी से भी अगर कोई कॉरस्पॉन्डेंस या बातचीत करता है, या कुछ से कंपनी से काम से रिलेटेड, या एज अ डायरेक्टर की पोजीशन के थ्रू वो कुछ भी काम करता है, तो वहाँ पर उसके नाम के साथ साथ ये DIN नंबर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर वो नाम लिखेगा तो उसके नीचे वो DIN नंबर भी लिखेगा उसका। अभी ये DIN नंबर का इम्पोर्टेंस क्या है, बना तो लिया, लेकिन ज़रूरत क्या है हमको उसकी, देखते हैं।
It helps the investigators of the company to take more accurate and informed decision because they get to know the position of the top management of the company. अभी इसके वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अगर DIN नंबर होगा तो उनको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कंपनी का. इट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी टू टेक मोर एक्यूरेट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन. वो अपना डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सक्षम हो जाते हैं कि यहाँ पर मुझे मेरा पैसा डालना है कि नहीं डालना है, ये डायरेक्टर जो है ये सही है नहीं है, उसके पास DIN नंबर है मतलब वो सही बनता है. ओके, मतलब सही की तरह से काम कर रही है कंपनी. पोजीशन भी अगर उसकी अच्छी है, टॉप मैनेजमेंट उसका अच्छा है, वर्क कर रहा है, इन्वेस्टर्स को एक आइडिया मिल जाता है. ओके, देन सेकेंड, इट हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू कंपनी डिसअपियरिंग फ्रॉम कलेक्टिंग राइजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक. अभी पब्लिक से पैसे जमाने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये जो DIN नंबर है उसमें हेल्प करता है. देन कलेक्शन के लिए, रेजिंग करने के लिए उसके शेयर्स, इसके लिए भी. देन इट हेल्प्स इन डिटेंशन एंड हैंडलिंग ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय अ डायरेक्टर. अभी ये जो डायरेक्टर है उनको एक नंबर तो दिया जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, उनके ऊपर नज़र भी रखी जाती होंगी, है ना. नंबर के अभी एक ही नाम होगा तो एक नाम के 4 लोग हो सकते हैं, है ना. तो अभी अभी अमित है, समझो अमित नाम के 4 लड़के हैं, तो 4 डायरेक्टर्स हैं. तो अभी किसी ने कंप्लेंट डाली अमित के नाम से, तो अभी चारों के ऊपर तो इंक्वायरी कैसे करेंगे ना, वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसके वजह से ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये एक ही अमित का है, तो उसी के ऊपर डायरेक्टली कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. देन क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर. अब डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन की क्या चाहिए, अब वो पोजीशन तो हायर पोजीशन है, तो उस पोजीशन के हिसाब से अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी तो और वेल नॉलेज वाला भी तो डायरेक्टर हमें ज़रूरत होगी उसकी, है ना. तो चलिए देखते क्या क्वालिफिकेशन. The Companies Act has not prescribed any academic or professional qualification for director. As per Company Act जो है हमारे इंडिया का, उसमें से कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बताया नहीं गया है कि डायरेक्टर की पोजीशन के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. ऑल्सो द एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी शेयर क्वालिफिकेशन ऑन देम. और ऐसा भी नहीं है कि जैसे फाउंडर्स के लिए ज़रूरत है कि उनके पास इक्विटी शेयर्स होना चाहिए तभी वो ओनर्स कहलाएंगे, इजंट इट. उसी तरह से डायरेक्टर्स जो है उनके पास भी ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कोई जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसके कोई शेयर्स उन्होंने खरीदना ही चाहिए. अगर उसके पास एक भी शेयर नहीं है कंपनी का तो भी वो डायरेक्टर की पोजीशन ले सकता है, काम कर सकता है. ओके, देन so unless the article of company contain a provision, a director does not have to be shareholder of the company unless willing he wishes to be one. अभी जो मैंने आपको अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि उसके पास शेयर्स होना चाहिए, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी है उसके अंदर अगर कहा प्रोविज़न किया गया है कि डायरेक्टर्स ने इतना इतना शेयर उसके पास रहना चाहिए कंपनी का, लेकिन उसके पास रहना चाहिए, जैसे अगर उन्होंने कोई क्लॉज डाला है तो कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. ये उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो कंपनी का शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए. भले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लॉज डाला गया है लेकिन डायरेक्टर बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये कंपनी का शेयर, तो वो नहीं ले, उसे ज़रूरी नहीं है कि वो ले, वो बिना लिए भी वो डायरेक्टर का पोजीशन संभाल सकता है. द नोट वर्दी पॉइंट इज दैट यूजुअली आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ मिनिमम शेयर क्वालिफिकेशन. हालांकि हर मैक्सिमम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर लिखा ही होता है कि डायरेक्टर्स ने एटलीस्ट इतने शेयर्स उनके पास होने चाहिए. अभी क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या है देख लेते हैं. इट मीन्स अ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनी स्टेट सो. अब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, सम ऑफ द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स आर एज फॉलोज. चलिए देख लेते हैं अभी इसमें कितने सारे टाइप्स के डायरेक्टर्स हैं. फर्स्ट डायरेक्टर होगा, देन सेकंड है रोटेशनल डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स, देन वुमेन डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. अब ये 10 टाइप के डायरेक्टर्स हैं. अभी इनका हम मतलब समझ लेते हैं. चलो फटाफट पढ़ लेते हैं. अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, प्लीज़ बने रहिए, आखिरी तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो की, ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले और भी इन्फॉर्मेशन मिले. मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की भी आपको कोशिश करती हूँ. चलिए बढ़ते हैं आगे.
फर्स्ट डायरेक्टर्स क्या है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. दे रिमेन इन ऑफिस टिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज हेल्ड. अभी जब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी करने जाते हैं, आपको याद है जब हमने फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर डायरेक्टर्स की भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, DIN नंबर भी डालना पड़ेगा, है ना, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा. और बाबा हमारे पास डायरेक्टर्स भी है ऐसा बताना पड़ता है, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाएंगे जो हमारे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पर उनका भी नाम डाला गया है. तो इसीलिए भले वो आगे कंटिन्यू करे ना करे, हाँ, लेकिन वो कहाँ तक रह सकते? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, जो साल में एक बार, एनुअल मतलब कि साल में एक बार जो जनरल मीटिंग होती है, वहाँ तक के वो बने रह सकते हैं एज अ डायरेक्टर्स. उसके बाद अगर वो चाहिए डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और मतलब अगर आगे बन के रहना चाहते हैं तो भी बने रह सकते हैं. देन रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है? दिस इंडिकेट्स दोज डायरेक्टर्स हु आर लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय टर्निंग और रोटेशन. दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. मतलब थोड़े टाइम के लिए वो डायरेक्टर रहेंगे, फिर बाद में उनकी पोजीशन किसी और को मिल जाएगी, वो दूसरा बंदा डायरेक्टर बन जाएगा. दूसरी के रोटेशन का मतलब तो यही होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बदलते रहते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? रिटायरमेंट बाय रोटेशन. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी इन प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी have to retire by rotation in every annual general meeting. It is decided on the basis of time spent by director on the board. मतलब हर साल एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पोजीशन होगा, वो जो एक पोजीशन होगी वो चेंज होती रहेगी. मतलब कंपल्सरीली वो पोजीशन उसे छोड़ के दूसरे बंदे को अपॉइंट किया जाएगा. 152(6)(23) of the board is subject to retire by rotation. मतलब ये करना ही है. 1/3 of the above will retire at every annual general meeting. Example, a company with 3 directors on board with at least two director must be rotational directors and one thereof will retire at every AGM. Exception. Nominee of certain financial institution not liable for retirement by rotation. Independent director, executive director like MD and WTD having pre-decided terms of appointment 5 years do not retire by rotation. Okay, ये information था आपको. Then additional directors क्या होता है? Powers and rights of additional directors are on par with other directors. Additional director is appointed by direct board as authorized by articles as and when needed. ओके, ये एडिशन एक आधा कोई एडिशन डायरेक्टर भी वो अपॉइंट कर लेते होंगे. एडिशनल डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस टिल द नेक्स्ट AGM. अगले एनुअल जनरल मीटिंग तक वो अपना पोजीशन संभाले रहता है. देन अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? इट मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय बोर्ड टू एक्ट इन द प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर इन हिज एब्सेंस. दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फॉर लेस देन 3 months. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक डायरेक्टर है, उसे कंट्री छोड़ के कहीं और जाना है, पर वो अपना जो काम है वो तो छोड़कर जा नहीं सकता है, वो तो स्मूथली वर्किंग तो करना चाहिए, कोई ना कोई पोजीशन पे तो रहना चाहिए ना. काफ़ी सारे कंडीशंस या इमरजेंसी आ सकती है, इसीलिए वो क्या करता है, अल्टरनेट मतलब उसकी जगह पे, वो तो एब्सेंट है लेकिन उसकी जगह पे किसी और बंदे को अपॉइंट करके जाता है डायरेक्टर की पोजीशन पे. लेकिन जब ओरिजिनल डायरेक्टर आ जाएगा तब इसको अपनी जगह पर जगह छोड़ना पड़ेगी. तो ये कितने वक्त के लिए मैक्सिमम होता है? 3 months के लिए. ओके, मैक्सिमम 3 months के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर आप रख सकते हो. अभी वुमेन डायरेक्टर. द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड. अभी एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है. एवरी लिस्टेड कंपनी, देन एवरी पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 crores और मोर, टर्न ओवर ऑफ 300 crores और मोर. अभी ये उन्होंने बताया कि इन टाइप्स की कंपनी को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रहना चाहिए. देन नॉमिनी डायरेक्टर क्या है? दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड ऑन द बोर्ड बाय अ मेजर और डोमिनेंट शेयर होल्डर्स लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिप्रेजेंट एंड सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट. अब नॉमिनी डायरेक्टर जो होते हैं, अभी जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इज दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड. अभी इनको कौन नॉमिनेट करता है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जो फाइनेंस का देख रहे हैं, उनके भी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उनका भी तो एक बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए. तो वहाँ पर वो एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, ताकि कल को अगर इनकी पोजीशन पे कुछ प्रॉब्लम आए या किसी को जॉब से निकालना है, रखना है, उनके राइट्स को कुछ अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उनके या कुछ नीड्स है, डिमांड्स है दूसरे डायरेक्टर्स के सामने रखने,
तो वहाँ पर कौन काम आएगा? नॉमिनी डायरेक्टर. ओके. देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. दिस कैटेगरी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड होल टाइम डायरेक्टर. Okay, WTD, whole time director. They are in a full time employment with the company. They play a big role in day to day management of the company. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वर्किंग के कंपनी के डे टू डे वर्किंग में. ओके. और ये फुल टाइम एम्प्लॉयर होते हैं. ये मतलब बहुत ज़्यादा काम इनके ही भरोसे रहेगा. For all practical purposes, they are given managerial responsibilities and suitable titles like मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस. अब जैसे कि हमने देखो ऊपर पढ़ा था, बहुत सारे डायरेक्टर्स के नाम पढ़े थे ना, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंशियल डायरेक्टर, देन कंपनी सेक्रेटरी भी था, है ना, बहुत सारे. देन स्टॉक के बारे में जो देखता था. तो ये जो सारे जो लोग हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब ये फुल टाइम काम करते हैं और इनका जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है. ओके. क्योंकि इनको पूरा, अगर इनके काम में अगर कुछ थोड़ा एक की भी प्रॉब्लम हो गया तो पूरा कंपनी हिल सकता है. ओके. उसके इमेज पर भी इफेक्ट हो सकता है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है और बहुत सही इंसान को ही ये पोजीशन देना चाहिए. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है? दिस कैटेगरी इज नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मतलब जो रोजमर्रा का जो काम है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं ये लोग. एंड देयरफॉर होल्ड नो एग्जीक्यूटिव मैनेजरल पोजीशन. और इसीलिए उनको कोई भी स्पेशली ऐसे एग्जीक्यूटिव मैनेजरल पोजीशन नहीं दी जाती क्योंकि इनका डे टू डे वर्किंग का कुछ लेना देना ही नहीं है. इनफैक्ट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लेबल्ड एज आउटसाइड डायरेक्टर. इनफैक्ट ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, इनको क्या लेबल दिया गया? इनको क्या एक दूसरा नाम दिया गया है? आउटसाइड डायरेक्टर. द आइडिया बिहाइंड दिस अपॉइंटमेंट इज टू गेट इंडिपेंडेंट आइडियाज, पर्सपेक्टिव, सेकेंड ओपिनियन एंड अल्टरनेटिव वॉइस ऑफ द बोर्ड. अभी ये जब ये कुछ काम के ही नहीं है, मतलब डे टू डे वर्किंग में कुछ काम ही नहीं है इनका, तो इन्हें रखा क्यों गया है? ताकि ये जो होते हैं भले ये कंपनी के अंदर नहीं रहते लेकिन ये कहाँ रहते हैं? ये कंपनी के बाहर रहते हैं. मतलब बाहर क्या चल रहा है, हमारी कंपनी के बारे में सोच क्या है लोगों की, या हमारे अंदर क्या कमियां हैं जो लोगों को लगती है कि ताकि हम वो इम्प्रूव करें तो कंपनी आगे बढ़ेगी. तो इस टाइप की सलाह देने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है. तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें जो अंदर से नहीं पता होती है ना, वो बाहर के लोगों से पता चल जाती है ना. घर की बात बाहर के लोगों को ज़्यादा पता रहती है, कहते हैं ना, उसी तरह से. तो ये लोग क्या करते हैं, ये वहाँ अच्छी अच्छी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है बाहर, तो बाहर के जो भी है वो ला के कंपनी को अंदर देंगे. देन सेकंड ओपिनियन, कुछ किसी से ज़रूरत है कि कोई हम डिसीजन ले रहे हैं, सही है गलत है, कंपनी के हित में है नहीं है, तो ऐसे लोगों की भी सेकंड ओपिनियन दूसरी राय ली जा सकती है. देन अल्टरनेटिव वॉइस टू दी बोर्ड. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? Under section 149, any director other than a managing director, whole-time director or a nominee director is independent director as per section 149 of the act. ओके. होल टाइम डायरेक्टर जो होगा, नॉमिनी डायरेक्टर होगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं. नाउ टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके. देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस ऑफ अ टर्म अप टू 5, यानी कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर एंड इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट. मतलब इनको 5 साल तक के रख सकते हैं और चाहे तो इनको फिर से और अपॉइंट कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. मतलब कंटिन्यूसली वो 2 साल तक के ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता. देन क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है? द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस अप्रोप्रिएट स्किल. ये मैंने आपको एकदम शुरुआत में भी बताया, देखो उसके अंदर प्रॉपर स्किल होना चाहिए, होशियार बंदा होना चाहिए. देन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन दिस फील्ड, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब एक्सपीरियंस क्यों? एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो वो अच्छे अच्छे आइडियाज़, और हमारे जो आगे चल के अगर हमें कुछ प्रोजेक्ट है वो सही नहीं है हमारे लिए, हमारी कंपनी को अफेक्ट करता है, तो ये जो लोग होते हैं ना, इनको एक्सपीरियंस होता है उनकी फील्ड में. तो बाबा ये आप काम मत, भले वो बहुत अच्छा ऑफर दिख रहा है लेकिन इसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि कंपनी को आगे प्रॉब्लम दे सकता है ना. तो इस तरह के ये लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पर काम आते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर हम उसे ले लोगे ना और जब उस पर वर्क करोगे पता चला वो कुछ और ही निकला और हमारी कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा. तो ये यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए एक्सपीरियंस लोग बहुत काम आते हैं. एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ. लॉ का उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए. देन मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑपरेट गवर्नेंस एंड टेक्निकल प्रोसेस ऑपरेशन कंसर्निंग कंपनीज बिजनेस. ओके. इसको थोड़ा इतना बहुत तो नॉलेज हल्का होना ही चाहिए. हालांकि स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है कंपनी एक्ट के हिसाब से, लेकिन लॉजिकली देखा जाइए
देखा जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो उसको आना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए कंपनी वर्किंग के हिसाब से। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अभी कितना होना चाहिए? द बिलो गिवन टेबल रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 4 ऑफ 149 ऑफ द एक्ट। देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और ये जो बाकी है पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर ऑफ 10 crores और मोर, पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर ऑफ 100 rupees crores और मोर, और पब्लिक कंपनी विद एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट एक्सीडिंग रुपीज 50 crores सॉरी, तो उनके वहाँ पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना चाहिए। शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैज स्टेटेड elaborately manner of appointment, रीअपॉइंटमेंट, टेन्योर एक्सेट्रा ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब उनका ये जो भी रहता है अपॉइंटमेंट, देन उनका कितना टेन्योर मतलब कितने साल वो काम करेंगे, सब कुछ कंपनी एक्ट में 2013 में दे दिया गया है, उस हिसाब से करना होगा। देन स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 151 द Act has provided to elect one director by small shareholders of listed company. This is not mandatory appointment. Okay. Small shareholder is a person holding shares of nominal value of maximum rupees 20,000. Then appointment of director. अब इसको appoint कैसे करेंगे हम? Okay. Appoint कैसे करेंगे? First director under section 152. Okay, the rules of appointment of director provided by the act under is different section as explained below. अभी ये आप जो सेक्शन है ना इसे अच्छे तरह से देख लो, ओके, याद रखना। फर्स्ट डायरेक्टर जो होगा अंडर सेक्शन 152, ओके, उसको फर्स्ट पॉइंट उसका दिया गया है, यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। इसको तो याद है ना, मैंने आपको ऊपर भी हमने पढ़ा भी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके टाइम पे भी डायरेक्टर का इंफॉर्मेशन देना होता है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है ना उसके अंदर उसका नाम रहना चाहिए। यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी, वहाँ पर इसका नाम होना चाहिए। देन इफ आर्टिकल डू नॉट प्रोवाइड फॉर द सेम, सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम विल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। अभी अगर भले आर्टिकल्स में उसका नाम नहीं है, नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी ऊपर का पोजीशन का डॉक्यूमेंट है ना, तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से जो उन्होंने बताया गया है कि फर्स्ट डायरेक्टर किसे होना चाहिए, उस हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। अब इन केस ऑफ ओपीसी 1 person कंपनी, मतलब द सिंगल मेंबर इज डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। जो और जहाँ पर बात होती है सिंगल पर्सन की, तो वहाँ पर सिंगल मेंबर को ही फर्स्ट डायरेक्टर हम मान लेंगे। देन सेकंड क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स अंडर सेक्शन 152। अब यहाँ पर भी अंडर सेक्शन फर्स्ट डायरेक्टर भी अंडर सेक्शन 152 है, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय मेंबर्स जो है वो भी अंडर सेक्शन 152 ही बताया गया है। क्या है देख लेते हैं। द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर यहाँ पर ये जो डायरेक्टर है ना इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी के अंदर आर अपॉइंटेड, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना वो पब्लिक कंपनी के अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाएंगी, और उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को। जनरली दिस इज 2/3 ऑफ द बोर्ड एंड दे आर सब्जेक्ट टू रिटायर बाय रोटेशन। अब ये रोटेशन के हिसाब से ये बदलते जाएंगे, और दिस इज जनरली 2/3 ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर 2/3 पार्ट जो होंगे ना डायरेक्टर्स के, तो ये 2/3 पोजीशन बनाए रखेंगी। ओके, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में 10 होंगे, तो 10 के अगर आप 2/3 हिस्सा करोगे तो 2/3 हिस्सा जो डायरेक्टर्स होंगे वो ये मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 161। अभी ये हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर्स जो मेंबर्स के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं, ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है? अंडर सेक्शन 152। अभी हम बात करेंगे डायरेक्टर्स जिनको बोर्ड अपॉइंट करती है, तो वो कहाँ पर आएंगे? वो आएगा अंडर सेक्शन 161। ओके, अभी ये क्या बताते हैं ये देख लेते हैं। ओके, अंडर सेक्शन 161 अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी यहाँ पर ये बोलते हैं एडिशनल और को ऑप्टेड डायरेक्टर, दिस अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बोर्ड।
पहला तो ये तो जो भी है ऑब्वियसली बोर्ड के बारे में बात करें तो बोर्ड ही अपॉइंट करेगा। दूसरा, कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 161। 4, casual vacancy or on board arises due to different reasons such as death, reassignation of a director which is to be filled by the board at the board meeting. Suppose कोई board of director है, कोई बंदा है जो डायरेक्टर है लेकिन वो गुजर गया है, मर चुका है, डेथ हो गई है उसकी, या उसने रिजाइन कर दिया है, उसको अभी कंटिन्यू नहीं करना है उसकी जॉब के साथ में, ऐसे केस में कैजुअल वैकेंसी होती है। तो कैजुअल वैकेंसी ऑन बोर्ड अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ओके, ये रीजन बताए गए हैं विच अभी, लेकिन वो तो नहीं है पोजीशन, उसको फिल तो करना पड़ेगा ना। तो इस केस में एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। सच एन अपॉइंटमेंट इज वैलिड ओनली अप टू द टाइम ऑफ द वैकेंसी, ओनली एट द टाइम ऑफ द वेकेटिंग डायरेक्टर्स इनकम्प्लीट term. Reason of additional director to fill vacancy, casual vacancy, to take assistance in recent vital project. Okay, जितना टाइम के लिए वो वेकेंट होगी ना, सिर्फ उतने टाइम के लिए कोई टेम्पररी डायरेक्टर को वहाँ पर बिठाया जाएगा। बाद में उसके रूल्स के हिसाब से वो किसी परमानेंट डायरेक्टर को बाद में लेकर आ सकते हैं। देन अल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? Board of directors may appoint an alternate director in place of a director who is going to be out of the state, where board meeting are usually held for a period of not less than 3 months. ये हमने देखो ऊपर भी पढ़ा है ना, अभी मैंने पढ़ा था आई एम सॉरी, कि अगर 3 मंथ्स के लिए अगर किसी को बाहर जाना है, भले कंट्री के बाहर जाना है, तो उसकी पोजीशन खाली तो नहीं रह सकती, तो इसलिए वो एक टेम्पररी डायरेक्टर को अपॉइंट करके जाएगा, और वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए काम कर सकता है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। दिस अपॉइंटमेंट इज वैलिड टिल द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर टू द स्टेट एंड ऑल्सो एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इवन इफ ही इज़ नॉट रिटर्न। अभी ये जो चीज़ है, ये 3 महीने तक ही ये अल्टरनेट डायरेक्टर काम कर सकता है, भले जो ओरिजिनल डायरेक्टर उसकी पोजीशन पे है वो वापस नहीं आए, लेकिन उसका जो टर्म है वो 3 महीने से ऊपर नहीं हो सकता है जो अल्टरनेट डायरेक्टर का। ओके, द नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एनी पर्सन और the board of directors may appoint any person as director as nominee by an institution under the provision of the act. Then appointment of directors by the tribunal under section 241. Okay, by the tribunal under section 241. A tribunal may appoint director or directors on receiving petition or application from members as रिलीफ अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स। अभी सपोज एक डायरेक्टर है जो कि गलत काम कर रहे हैं, ओके, और लोगों और उनके जो मेंबर्स हैं उन्हें पता चल गया है, तो मेंबर्स जो है वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे या फिर एक पिटीशन डालेंगे, और उसके थ्रू वो जो जगह है, पोजीशन है डायरेक्टर की, उसे कैंसिल करके किसी और बंदे को अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 167. Under section 167, the central government may order appointment of directors in the case where directors have vacated their offices under any of the specific disqualification, example conviction by a court of law. Suppose कोई केस चल रहा है और लॉ ने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको डायरेक्टर को पोजीशन से निकालो, तो उसे वो जगह पोजीशन खाली करनी पड़ेगी और उसके डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 163. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 163. डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड ईदर बाय स्ट्रेट मेजॉरिटी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देन पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं। ओके, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में अभी क्या कहा गया है? अंडर सेक्शन 179 ऑफ द एक्ट। अभी इसके अंदर बताते हैं कि directors have to work as team, while board of directors
एंड नॉट एज इंडिविजुअली, मतलब ये सिंगल एज अ पर्सन ऐसे काम नहीं कर सकते, इनको पूरी एक टीम बनाकर एक साथ मिलजुल कर ही काम करना होगा. The board cannot exercise the powers which are required to be exercised by the shareholders in the general meetings as given to them by the Act Memorandum of Articles. अब ये जो बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड कैनॉट एक्सरसाइज द पावर्स. अब जो पावर ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स ओनर्स के पास है वो डायरेक्टर्स के पास नहीं होते हैं. ओके, दे कैनॉट एक्सरसाइज द पावर विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय द शेयर होल्डर्स. अभी इन एनुअल एक्चुअली जो जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर जो पावर शेयर होल्डर के पास होते हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में नहीं होते हैं. ओके, और ये सारा कुछ कहाँ पर दिया गया है उनके राइट्स एंड पावर्स के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. ये मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम भी समझाया था. देन द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय बोर्ड इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. अब उनके क्या राइट्स है, फिर उनके जो भी राइट्स रहेंगे ना वो एज पर कंपनी के एक्ट के हिसाब से बताए गए रहेंगे. उसमें कुछ प्रोविजन किया गया होगा कंपनी लॉ के हिसाब से, या फिर कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसके अंदर मेंशन किए गए होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के राइट्स, या फिर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर भी मेंशन किए गए रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी राइट्स है, पावर्स है. देन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड इन टू वेज. एट द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, बाय डेलीगेशन टू डिफरेंट कमिटीज क्रिएटेड बाय द बोर्ड. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपने पावर्स को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो पहला तो ये है कि अगर उन्हें एक रेजोल्यूशन पास करना होगा बोर्ड मीटिंग के अंदर तब हो सकता है. दूसरा, बाय डेलीगेशन टू डिफरेंट कमिटीज क्रिएटेड बाय द बोर्ड. अभी जो बोर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज भी बनाते रहेंगे. ओके, जो कि काम देखते होंगे अलग अलग. अब वो कमिटीज के थ्रू अगर कुछ एप्लीकेशन आया है, उनके थ्रू अगर कुछ काम उन्हें करवाना है तो डेलीगेशन टू डिफरेंट कमिटीज, और उनको कोई ऑर्डर दे के वो अपना काम करवा सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या क्या पावर्स दिए गए हैं, वो क्या क्या पावर उसके हाथ में है. पहला है तो बोरो मनी. ओके, सेकेंड टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी. कहाँ पर इन्वेस्ट करना है कंपनी का पैसा, वो उधर वो अपना ब्रेन को यूज़ करे. पहला तो पैसे किससे बोरो करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं या फिर डिबेंचर्स इशू करने हैं या किसी से लोन लेना है, वो डिसाइड करेंगे. देन अब जो पैसा आ गया है इन्वेस्ट, अभी वो उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कंपनी के अंदर डालना है या बाहर डालना है, फिक्स्ड एसेट में डालना है, लाइबिलिटीज क्लियर करना है वहाँ पर. देन टू इशू सिक्योरिटीज वेदर इन इंडिया और इन अब्रॉड, सिक्योरिटीज इशू करना है. ओके, डिबेंचर्स इशू करना है. अब वो करना तो है लेकिन इंडिया में इशू करना है या इंडिया के बाहर इशू करना है, वो भी उनको सोचना होगा. देन टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी. डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि बिजनेस को फैलाना. ओके, अभी वो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, अभी सपोज टूथपेस्ट बना रही है, अभी वो सोच रही है कि अभी हम वॉशिंग पाउडर भी बना लेते हैं और हम नहाने का सोप भी, बाथ सोप भी बना लेते हैं. तो ये ऐसे वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर और भी कैटेगरीज ला रहे हैं. और कैटेगरी तो ला रहे हैं लेकिन अभी उसको और ज़रूरत होगी फैलाने की कंपनी की, उसको मशीनरी की ज़रूरत होगी, उसको और फैक्ट्रीज की ज़रूरत होगी, तो उसको और वो दूसरे शहरों में फैलाएंगे. तो ये भी डिसीजन लेते हैं वो. टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरल पर्सनल. अभी कोई मैनेजर है वो ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है अच्छा तो उसको बोनस दो, है ना, उसको और अच्छा पोजीशन दो. और नहीं कर रहा है तो उसे निकाल दो. टू फिल कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड. अभी कई कई बार ऐसा होता है कि कैजुअल लीव्स पे लोग चले जाते हैं लेकिन काम तो होना चाहिए, रुकना तो चाहिए नहीं, तो इस तरह से उनको फिल करना होगा वैकेंसीज भी. या फिर एक बंदे को बोलना पड़ेगा कि तुम एक्स्ट्रा वर्क करके दूसरे का भी काम कर लो, ऐसे एडजस्ट कर सकते. देन टू रिकमेंड डिविडेंड. अभी जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स मोस्टली जो होते हैं उनको डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसका भी वो जो काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेंगे. ओके, देन टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. ऑडिटर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो ऑडिटर्स को भी कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देन टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर.
टू रेमिट और गिव टाइम, अभी कोई डायरेक्टर ने कुछ पैसा लोन लिया रहेगा सपोज, ओके, या बोरो किया रहेगा, तो अभी वो भर रहा है या भर नहीं पा रहा है, तो उसे और टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो भी डिसाइड करेगी। ओके, ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। अभी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में क्या आता है, चलिए देख लेते हैं वो भी। और डायरेक्टर्स रिलेशनशिप or director's relationship with the company is regarded as fiduciary in nature, that is his duty is full of trust। मतलब ये ईमानदारी का इंसान होना चाहिए। अगर वो ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, उसके अपने काम की तरफ केयर नहीं करता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता कोई, तो ये बंदा फिर वो पोजीशन के हिसाब सही बंदा नहीं है। कंपनी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है ऐसे लोगों की वजह से। Director should not exploit his or her position of trust and confidence of personal gain at the expense of company और shareholder। मतलब शेयर होल्डर्स और कंपनी का जो खर्चा है उसके अंदर कुछ गड़बड़ करके अपना पर्सनल फ़ायदा वो नहीं निकाल सकता है। ओके, ये गलत होगा। और वो ओबीडियंट रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए अपने काम के प्रति। डायरेक्टर विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन where directors interested conflicts with that of the company। जहाँ पर अभी कंपनी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसके कंपनी के अगेंस्ट कोई बात जा सकती है, वहाँ पर जितना हो सके वो डायरेक्टर को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए। डायरेक्टर शुड नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज फॉर सेल्फ और फैमिली और एसोसिएट्स। अभी डायरेक्टर शुड नॉट अचीव एनी, अभी वो कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकता है जहाँ पर उसको कोई पर्सनल बेनिफिट होता है, या उसके फैमिली को पर्सनल बेनिफिट होता है, या उसके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट पहुँच रहा है कंपनी को नुकसान देकर या कंपनी से कोई फ्रॉड कर कर, तो इस तरह के काम वो नहीं कर सकता। ओके, fiduciary means based on trust, it means to be responsible and careful with someone else money, it means being agent in trust of a principal, that is shareholder। गलत काम करने वाला इंसान नहीं चाहिए in short। then director's duty can be under two heads। statutory duty, these are imposed by the act। example of statutory duties: to file return of allotment, okay, then कुछ return of allotment, then to act in accordance of article of the company, to disclose interest of a transaction, to attend board meetings and to appoint first auditors of the company। then general duties क्या है, these are the described as duty of good faith। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंबर्स। डायरेक्टर ने जितना हो सके कंपनी के इंटरेस्ट, कंपनी के हित में और उसके मेंबर्स के और कंपनी के फ्यूचर के बेनिफिट होगा ऐसे ही काम करना चाहिए। मीन्स ड्यूटी ऑफ गुड फेथ बोलेंगे हम उसको। देन ड्यूटी ऑफ केयर क्या है, डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर इन परफॉर्मेंस इन वर्क असाइंड। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले केयर एज मच एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन्स वुड। मतलब जितना हो सके वो केयर करे, जैसे जितना हो सके, मतलब डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले केयर, अपना भावना भी दिखाना चाहिए, वो केयर बताना चाहिए एज मच एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन्स वुड, जो कि एक आम इंसान बताएगा उस हिसाब से। ड्यूटी नॉट टू बी डेलीगेटेड, डायरेक्टर बीइंग एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर। Director is required to perform his functions personally. Directors may delegate if permitted by act or आर्टिकल्स और रिक्वायर्ड टू बी डेलीगेटेड इन अर्जेंट कंडीशन। कई बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर का काम है ना वो डायरेक्टर नहीं करना चाहिए, उसने ये नहीं कहना चाहिए कि जाओ दूसरे बंदे को बोल दिया, हालांकि काम इसका है करने का, लेकिन वो किसी और को ऑर्डर कर रहा है कि उसके ड्यूटी निभाने के लिए वो किसी और को ऑर्डर कर रहा है कि जाओ तुम मेरे बदले ही काम कर लो। नहीं, उसका काम है, उसी ने करना चाहिए। द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अब लाइबिलिटी क्या है डायरेक्टर्स की, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओके, देन डायरेक्टर इज लाइबल इन फॉलोइंग डिफरेंट वेज: लाइबिलिटीज टू द कंपनी, लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, लाइबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ को डायरेक्टर्स, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ओके, अभी आगे ये जो है मैं आपको और समझा देती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, देखिए मैं जितना हो सके एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ आपका पूरा चैप्टर, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए। अगर मिस भी हो जाए तो दोबारा इसी वीडियो पे आके फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए
और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ओके, बोलना मत अगर आप नए हो मेरे वीडियो पे तो, और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लाइबिलिटीज़। ओके, देन लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स।